जहां फैसला लकड़ियां काटने जाता था वहां एक पुराना और वीरान कुन्ना था। ये कुन्ना इतना कदीम था ये गांव वाले इसका नाम लेने से भीख बराते थे। मगर एक जमाने में यह कुन्ना जिंदगी की निशानी समझा जाता था। इसके पानी से लोग पनीपिया सब जाते थे। लेकिन वक्त गुजरते के साथ यह खौफ की निशानी बन गया और उसे परंदों का कन्ना कहा जाने लगा। गांव के बुजुर्ग कसर बताते थे कि रात के अंधेरे में कुन्ने के करीब दरख्तों में कोई नामालूम चीज घूमती है जो नजर नहीं आती। दरख्तों के शाखें बिलावजा कांपने लगती हैं। शाम ढलने के बाद यह का गुया दो बार हजंदा हो जाता है। जो बदकिस्मत मुसाफिर रात को वहां से गुजरता वह रस्तैप्ट कर जाता। अचानक एक जोरदार और अजीब आवाज अस्काना मपकार दिया और उसे अपने तरफ खींचती। गांव के बुजुर्ग ही हबीब बताते थे कही है कुन्ना कि मासूम जाने नगल्च का है। यही डर फीसला के दिलम यह भी था। इसीलिए वह हर रोज जंगल जाता मगर सूरज गरूब होने से पहले वापस आ जाता। वह जानता था कि जब वास्करने के जाल में फंस गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। एक दिन फीसिल कड़ियों का ढा अपने कंधों पर उठाए अपने घर की तरफ आस्ता आस्ता जा रहा था। फैसल की उम्र तकरीबन 5 साल और वह एक साधारण इंसान था। वह दिन भर जंगल में दरख्त काटता और मेहनत करता और जब शाम को घर लौटता तो भी आरामा से नसीबन होता। गुर्बत तो गोया उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी। लेकिन उसकी जिंदगी गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि उसकी बीवी ज़िम्बा की वजह से मुश्किल हो गई थी। हर रोज उसे यही तंज सुनना पड़ता कि तुम्हारी कमाई ना काफी है। तुम काम के हो। मैं उस दिन को रोती हूं जब मैंने तुमसे शादी की। यह अल्फाज फिसल के दिल पर तीर की तरह हलगते और उसके कानों में जहर घोल देते। फैसल जो कुछ भी मेहनत से कमाता जीन बाइकल मह में इससे छीन लेती। यसल के कपड़े पुराने और जूते फट चुके थे। लेकिन जीन बकवास की हालत की कोई परवाह न थी। आज जब वो घर के करीब पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर बनकर दरवाजे पर रख गया और एक पल के लिए सोचने लगा कि क्या मेरी जिंदगी सारी अमराए सी हेर हैगी। नहीं, आज से मैं जो कमाऊंगा उसमें से कुछ अपने लिए रखूंगा था कहनी कपड़े और जूते खरीद सकूं। चुनांच हासु ने ऐसा ही किया। वह रोजाना थोड़े पैसे जमा करता रहा और यह हब जैनब से छुपाई। बाल आखिर जीन को पचल गया। जब आसने फैसल को पैसे गनते देखा तो वह हगसे में आ गया और कहने लगी कि हर कम जल्दी से मेरे हवाले कर दो। फैसल ने नरमी से कहा कि ये पैसे मैंने अपने कपड़ों और जौतों के लिए जमा किए हैं। मेरे कपड़े पुराने और जौते भी फट चुके हैं। तमात नागस हा क्यों कर रही हो? जैनब ने गुस्से में जवाब दिया कि तुम्हारी हम तक तुम अपने पैसे मुझसे छुपाओ। ये के हा कर वो फैसल पर झपट पड़ी और इतना हंगामा हुआ कि ये समझना मुश्किल था कि दोनों कैसे सालम बच गए। यही वो हल था जब फैसल के सब्र का पैमान हलबरीज हो गया। उसने इजान जिंदगी में पहली बार सोचा कहा अब वो ही अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। शौक अंधेरा छाछा चखा। फैसल जंगली कै की तरफ वीरान रास्ते पर चल पड़ा। उसे अंदाज है ना था कि शाम को जंगल जाना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते वक्तास ने जींब को बसात ना कहो हास के पीछे ना आए। लेकिन भ्यूहा ज्यादा दूर न गया था कि जींब बिगधे पर सवार होकर अस्कात आंख पकड़ने लगिया और धीमी आवाज में बड़ा तेर ही कि जरूर उसने कोई दौलतमज से छुपाई होगी। फैसल को भयासबात का अंदाजा हो गया कि जैन बास का पीछा कर रही है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अनजान बनकर काम लेगा। जब फैसल जंगल पहुंचा तो उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दी। जैनब दौड़ खड़िया से देखने लगी और फिर अधराध हर टहलने लगी। यहां तक हो हर टहलते टहलते इसी वीरान कन्ने के पास पहुंच गई। वो कन्ने में झांकने है वाली थी कि फैसल की आवाज पूरे जंगल में जोर से गूंजी, खबरदार आस कन्ने से दूर रहो, वापस आओ। लेकिन जीन बने फैसल की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने आवाज सुन ली थी। इसने एक कदमावर आगे बढ़ाया और फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अचानक ये काले धोए ने कन्ने को अपने पेट में ले लिया और फिर पलझ पकते ही जैन बिकने के अंदर जा गिरी।
ऐसा मालूम हुआ जिसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे खींच लिया। फैसल करने से डरता था और ज़ीनब से नाराज भी था। इसलिए इसने फैसला किया कि ज़ीनब के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। फिर वह गधे पर सवार हुआ और घर वापस चल पड़ा। जब फैसल घर पर अकेला था तो रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अचानक ज़िनब की आवाज़ उसके कानों में फसफसाने लगी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो घर में उसके सिवा कोई न था। उसे लगा जिसे ज़ीनबा से मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन फैसल दोबारा सीखने पड़ गया। वह अपने आप कहने लगा कि चले देखते हैं अस बिचारी का किया हुआ। वह डरते डरते कन्ने के बिल्कुल करीब पहुंचा और झांक कर देखा तो बस कुछ भेंजर न आया। अब्बा से अपनी की गई हरकत पर पछतावा होने लगा। वो सोच में पड़ गया कि चाहे वो जैसी भी थी, आखिर मेरे बीवी थी। अभी वह यह सोच है रहा था कि इनमें से अजीबो गरीब आवाजें आने लगें। उसे कभी ज़ैनब की आवाज आती और कभी किसी डरावनी मखलूक की घर गिराहट। फैसलिया सिंकर बहुत घबरा गया, लेकिन ना से तसली भी हुई कि ज़ैनबा अभी तक जिंदा है। फिर उसने एक सीलियावर कन्ने में लटकाकर बोला, हाँ अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो अर्सी पकड़ लो। कुछ पल बाद उसने महसूस किया खैर सी तंगी और किसी ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। फैसल पूरी ताकत से रस्सी को ऊपर खींचने लगा। वह पूरी ताकत से खींचता रहा, यहां तक थकक कर चोर हो गया। जब रस्सी का असरा ऊपर आया तो उसके साथ एक ड्रौनी पर छाई नजर आई। यह एक जिन। वह भारी आवाज में फैसल से कहने लगा कि मुझसे मत डरो। तुमने एक भारी अजाब से मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा यह हसान कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारा हिक्म मानूंगा। फैसल ने हैरत से पूछा कि मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया? जिन ने जवाब दिया कि मैं पिछले कई सालों से इस कन्ने में सुकून से सो रहा था। कल रात से पहले मेरी जिंदगी में कोई खलल न था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं कभी कभार शरारत से लोगों को रास्ते भटका देता था। इससे पहले मुझे किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन कल रात एक औरत मेरे ऊपर आ गई। इसने मेरा जीना मुहाल कर दिया। मैंने कभी किसी को वातना चीखते और चलाते देखा। जब तुमने रस्सी फेंकी तो मैंने इस कासरा पढ़ लिया और तुमने मुझे इस अजाब से बचा लिया। तुम्हारी या सब भलाई के बदले में तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। उसके बाद जिन ने 3 पते निकाले और कहने लगा कि मेरी बात ध्यान से नो अब मैं बादशाह की बेटी के बदन में दाखिला हो जाऊंगा और वह बीमार हो जाएगी। हकीमों और विदों को बुलाया जाएगा, लेकिन सब बेबस हो जाएंगे। जब तुम्हें बादशाह की बेटी के बीमार होने की खबर मिले तो तुम बादशाह के पास पहुंच जाना और ये हितमी पते उसके माथे पर रख देना। जैसे हितमी पते रखोगे मैं उसके बदन से निकल जाऊंगा और वह ठीक हो जाएगी। बादशाह तुमसे बहुत खुश होगा और तुम्हें बेहद सारा इनाम देगा। फैसल को यह मंसूब बहुत अच्छा लगा और उसने जिनसे वह पते लेकर वहां से चल दिया। इसने ज़ैनब को कन्ने में छोड़ दिया। कहा से सब कमना चाहिए क्योंकि इसने जन का भी जीना हराम कर दिया था। जिसे फैसल वहां से रवाना हुआ, जन बादशाह के महल में पहुंचा और शहजादी के बदन में दाखिल हो गया। अस दिन से शहजादी खामोश हो गया और एक दिन शदीद बीमार पड़ गया और जोर जोर से चीखने लगी है मेरे सर में बहुत दर्द है। जब बादशाह को अपन ये बेटी के बीमार होने की खबर मिली तो वह फौरन इसके कमरे में पहुंचा और इसे तकलीफ में देखकर बेहद दुखी हुआ। इसने अपने राज के सब हकीमों और वीदों को बुलाया, मगर सब बेबस हो गए। शहजादी दर्द से तड़प रही थी और उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इधर फैसल घर आकर बेहद खुश था कि उनको हज़ैन बसे निजात पा चुका था। वह हास खुशी में जिनके दिए गए 3 पते भे भूल गया। फिर एक दिन उसने बादशाह का ऐलान सुना कि मेरी ये ठीबत बीमार है। हकीम, नजूमी, वैद सब नाकाम हो चुके हैं। जो मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं अपने खजानों का मिना खोल दूंगा। बादशाह का ऐलान सुनते हैं फैसल को जिनके दिए गए 3 पते याद आए और वह फौरन बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। जब बादशाह ने फैसल से पूछा कि क्या तुम मेरे बीर बेटी को ठीक कर सकते हो,
तो उसने अकड़ दिखाया और कहने लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले मेरे खाने का बंदोबस्त करो। खाली पेट छ नहीं होगा। इसके सामने तरह तरह के मज़ेदार खाने रखे गए और फैसल ने पेट भर कर खाया। जब फैसल खाने से निपट गया तो बादशाह फौरन इसे अपने बीमार बेटी के कमरे में ले गया। शहजादी अब बेबहा तकलीफ में थी। फैसल ने तीनों पत्ते पानी में भगुए और शहजादी के माथे पर रख दिए। पते रखते है शहजादी का दर्द गायब हो गया और वह ऐसे हो गई जैसे कभी बीमार न थी। बादशाह ने फैसल पर दौलत लुटा, ड्यावरास का बतशक्री अदा किया और इसे इज्जत के साथ महल से रुखसत किया। अब फैसला अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, लेकिन उसे कभी